साथियों नमस्कार मेरे भाई, आप सब कैसे होंगे? मैं आशा करता हूँ आप सब बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे भाई एक चीज ध्यान देना कि हमें आपने देखा या हम लोग पढ़ लिए हैं, हिंदी में संज्ञा का चैप्टर चल रहा है और इस संज्ञा के चैप्टर में हमने आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ाया था, संज्ञा के भेद पढ़ाए थे, संज्ञा की परिभाषाएं पढ़ाए थे। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद में एक भेद हमने पढ़ लिया व्यक्तिवाचक संज्ञा। आज जबकि हम पढ़ेंगे मेरे भाई कौन सी संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा। तो ध्यान से देखना, ये क्लास आज हमारी हो जाएगी, लेक्चर नंबर दूसरा हो जाएगा और ये लेक्चर नंबर दूसरा किस पे होगा? जातिवाचक संज्ञा पर। तो आप इसको कंप्लीट करेंगे, है ना। संज्ञा की एक बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, एक क्लास और लेंगे और संज्ञा कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो ध्यान से देखना मेरे भाई, ये जो क्लास होगी ये आज किस पे होगी? तो बोलेंगे भाई साहब ये जो क्लास होगी हमारी आज, ये जातिवाचक संज्ञा पे होगी जाएगी। किस पे हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा पे हो जाएगी। तो आप इसका हेडिंग बनाएंगे जातिवाचक संज्ञा। क्या बनाएंगे मेरे भाई? तो बोलेंगे भैया जातिवाचक संज्ञा बनाएंगे हम। क्या बनाओगे? जातिवाचक संज्ञा। सभी भाई बनाएंगे हेडिंग जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना भाई? आ जाओ, जातिवाचक संज्ञा, सॉरी देखना मेरे भाई, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा आपको पता होना चाहिए। जो संज्ञा कितने प्रकार से बताया था हमने? संज्ञा के 5 भेद हमने बताया था, है ना। संज्ञा के कितने भेद? संज्ञा के 5 भेद, जिसमें से दूसरा भेद हम पढ़े हैं जातिवाचक संज्ञा। आपको पता होगा मेरे भाई कि आपको हमने बताया था जातिवाचक संज्ञा, सबसे पहला बताया था व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा बताया था जातिवाचक संज्ञा, तीसरा था भाववाचक संज्ञा, चौथा समूह या समुदायवाचक संज्ञा और पांचवा था मेरे पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये 5 आपको बताया गया था, जिसमें से हमने आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ाया था। आज दूसरी क्लास हो जाएगी हमारी किस पे? जातिवाचक संज्ञा पे। और आज यहीं पे हम जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा कंप्लीट कर लेंगे। आप चाहेंगे टाइम मिलेगा तो भैया पदार्थवाचक और समूहवाचक भी करवा ले जाएंगे, ठीक है ना। तो जातिवाचक संज्ञा में ध्यान से देखना, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो मेरे भाई इस परिभाषा को ही पहले लिखेंगे। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा का भेद है, जातिवाचक संज्ञा संज्ञा का वह भेद है जिससे किसी जीव की जातियों का या किसी पेड़ पौधों की जातियों का, या हम बोल सकते हैं किसी जाति या उपजाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वह संज्ञा जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं वह संज्ञा, आप लिखेंगे मेरे भाई वह संज्ञा, है ना। वह संज्ञा जिससे जिससे किसी जाति जिससे किसी जाति या उपजाति का किसी जाति या उपजाति का बोध हो, किसी जाति या उपजाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान से देखेंगे, अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, जाति क्या है उपजाति क्या है, ये दोनों बात अपने आप में है। अगर हम बोले भैया जैसे हम गाय लिखते हैं, एक वर्ड केवल लिख दें क्या? गाय। अगर यहाँ पे गाय लिखे तो गाय अपने आप में क्या हो जाएगी? गाय अपने आप में भैया एक जाति है ना। गाय अपने आप में क्या हो जाएगी? जाति हो जाएगी। लेकिन अगर काली गाय लिख दें तो वो क्या हो जाएगी? उपजाति हो जाएगी। काली गाय अगर हमने लिख दिया भैया क्या हो जाएगी? उपजाति हो जाएगी। अगर मैं जाति में लिखना चाहूँ तो भैया आम लिख दिया तो वो एक जाति है, आम एक जाति हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे चौसा आम लिख दिया, दशहरी आम लिख दिया, है ना, तो वो क्या हो जाएगा भैया? वो एक उपजाति हो जाएगा। दशहरी आम हमने लिख दिया, ये क्या है? उपजाति है। बात समझ पाए होंगे? बताओ मेरे भाई, अगर हमने आम लिखा, गाय लिखा तो वो एक क्या होगी? एक जाति का बोध करवा रहा है। लेकिन अगर उसके अंदर हम चले जाएं, गाय में काली गाय को लिखते हैं तो भैया वो क्या होगी? उपजाति हो जाएगी। दशहरी आम लिख देते तो वो क्या हो जाएगा? उपजाति हो जाएगा, है ना। ठीक है, जैसे और भी उदाहरण बहुत सारे आप लिख सकते हो। यहाँ पे जातियों में क्या प्राणी भी हो सकते हैं, पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, वस्तुएं भी हो सकती हैं। जरूरी नहीं कि भैया इसमें जो जातिवाचक संज्ञाएं होंगी इसमें देखो क्या हो जाएगा, या तो वो प्राणी भी हो सकता है,
है ना, या वो वस्तु भी हो सकती है। ये दोनों प्रकार से हो सकते हैं। अगर ढेर सारी वस्तुओं की बोध कराएं तो वहां पे वस्तु जातिवाचक में जाएगा, और प्राणियों का भी बोध हो तो वो भी चला जाता है। ध्यान से देखना आप, क्लियर है ना। अभी ध्यान से एक एक लाइन करके हम लिखेंगे और आप बताएंगे। जैसे हम बोले भैया, जितने भी पशु पक्षी हैं, कीट पतंगे हैं, अगर एक पशु का नाम लेते हैं, जैसे गाय का नाम लिए, तो पूरी गाय जाति का बोझ हो जाता है। गाय एक जाति है, तो गाय के अंदर जितनी भी जातियों की गाय आती हैं, सब उसी के अंदर समाहित कर लेते हैं। किसी पक्षी का नाम लेते हैं, तो वो भी उसके अंतर्गत जितनी भी पक्षियां आती हैं, तो उनकी सबको सम्मिलित कर लेते हैं हम। उनकी कैटेगरियां अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। ऐसे हम पशु पक्षी कीट पतंगों के बारे में भी हम ऐसा कुछ नोट कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कर पाएंगे। जैसे अगर हम इसमें उदाहरण के तौर पे आपको एक एक पॉइंट करके दें भैया, तो जैसे हम उदाहरण आपके लिए सामने रखें, तो उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला आप उदाहरण दे पाएंगे, सबसे पहला क्या उदाहरण दे पाएंगे भैया, बोलो कि पशु पक्षियों एवं कीट पतंगों के नाम। यहाँ पे लिख सकते हो पहला आप, पशु पक्षियों, पशु पक्षियों एवं एवं कीट पतंगों के नाम, एवं कीट पतंगों के नाम, कीट पतंगों के नाम। ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो बोलेंगे भाई साहब ये जो आएंगे, ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे पशु का नाम लें, तो आप बताओ किसी किन्हीं पशुओं का नाम, तो सर पशु के नाम में हम लिख सकते हैं गाय हो जाएगी, पशु के नाम में हम भैंस लिख सकते हैं ना। पक्षी के नाम में बताओ क्या लिख सकते हो भैया, बोलो, चील लिख लो भैया, चील लिख लो, मैना लिख लो, है ना। ये सब क्या हो सकते हैं, ये सब इसमें आ जाएंगे। पशु और भी आप लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि बस एक ही रखो, गाय रखो, गाय रख लो भैया, घोड़ा रख लो, हाथी रख लो, ये सब पशु हो जाएंगे। लेकिन अगर हम कीट पतंगों की बात करेंगे, तो कीट पतंगों में आप खटमल लिख लो भाई, है ना, कीट पतंगों में आप खटमल लिख लो, है ना। और भी कुछ लिख सकते हो भैया, ये सब लिख सकते हो, है ना। और भी आप आगे बढ़ा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। बस इतना बात ही आपको याद रखना है कि पशु पक्षियों और कीट पतंगों के जितने भी नाम होते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो वो सब जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। दूसरा लिखना आप क्या लिखोगे भैया, फलों सब्जियों एवं फूलों के नाम। जितने भी फल होते हैं, जितनी भी सब्जियां होती हैं, जितने भी मेरे भाई फूल होते हैं, उन सबके नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आप लिख पाओगे, दूसरा लिखोगे, फलों सब्जियों, फलों सब्जियों एवं एवं फूलों के नाम, एवं फूलों के नाम। तो आप बिल्कुल यहां से लिख पाएंगे भैया, फलों सब्जियों और फूलों के नाम में क्या क्या आएगा, तो आपको पता है मेरे भाई, बताना एक बार, फल में कौन कौन सा फल हम लिख सकते हैं। तो बोलोगे सर जो फल होगा, आप जानते हो सेब लिख सकते हो आप, है ना, आम लिख सकते हो, आम भी एक फल है, तो यहाँ पे हम आम लिख देते हैं। इस टाइम आम का सीजन है, तो हमने आम लिख दिया, ठीक है। सब्जी में क्या लिख सकते हो भैया, सब्जी में क्या लिख सकते हो, पालक लिख दें, है ना, पालक लिख देते हैं। और भी सब्जी आप लिख लो, जो भी सब्जी होती हो, आप जानते होंगे सब्जी के बारे में। तो फलों में आप केला लिख लो, आम लिख लो, अमरूद लिख लो, ये सब हो जाएगा। और देखो फूल में क्या हो जाएगा भैया, जूही का मैं फूल लिख देता हूँ, क्या, जूही, है ना, जूही की कली, ठीक ना, ये रचना भी है, तो जूही का फूल लिख देता हूँ, जूही। गेंदा लिख लो, लिखना चाहो और भी फूल आप लिख सकते हो, गेंदा लिख लो मेरे भाई, गुलाब लिख लो आप, गुलाब लिख लो, ठीक है। बस एक एक फूल का नाम आपको मैं दे रहा हूं, आप इस तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। तो पशु पक्षियों कीट पतंगों के नाम हो जाएंगे, फलों सब्जियों और फूलों के नाम हो जाएंगे। और लिखेंगे आप, जितने भी हमारे पहनने वाले कपड़े होते हैं, ध्यान देना, जितने भी पहनने वाले कपड़े हमारे होते हैं, जितने भी बिछाने वाले हमारे जितने बिस्तर होते हैं, है ना, और जो ओढ़ने वाले भी हमारे कपड़े होते हैं, जो ओढ़ने वाला भी हम वस्त्र यूज करते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आता है मेरे भाई, वो सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ आप तीसरा पॉइंट लिख पाएंगे, पहनने, है ना भाई, पहनने, अब जो भी आप पहनो कपड़ा, है ना, पहनने जूता, कपड़ा नहीं है ना भैया, हम क्या बोलेंगे, पहनने के लिए हम शर्ट यूज करते हैं, पहनने के लिए टी शर्ट यूज करते हैं, पहनने के लिए पैंट यूज करते हैं, पैजामा यूज करते हैं, ये सब जो हम पहनने के लिए प्रयोग करते हैं, वो सब मेरे भाई किसके में आता है, जातिवाचक संज्ञा में। तो पहनने के लिए, ओढ़ने में चादर को ओढ़ते हो आप, है ना, ओढ़ने में क्या भैया, ओढ़ने में चादर को ओढ़ते हैं, और बिछाने में भी चादर को बिछाते हैं। तो यहाँ पे लिख पाओ, है ना, बिछाने, क्या हो जाएगा, ओढ़ने बिछाने के वस्त्र के नाम, वस्त्र के नाम।
ये सब क्या हो जाएगा? बोलोगे भाई साहब ये सब किस में आ जाएँगे? ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम कुर्सी यूज़ करते हैं बैठने के लिए, है ना? कुर्सी यूज़ करते हैं किसके लिए? बैठने के लिए। तो ये कुर्सी किस में आएगा भैया? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जूता जानते हो ना, पहनने के लिए यूज़ करते हैं, ये भी किसके अंतर्गत है सर? आएगा जातिवाचक संज्ञा के अंदर। तकिया, है ना? तकिया आप यूज़ करते हो, भैया सिरहाने में लगाने के लिए तकिया का हम प्रयोग करते हैं, ये भी किसके अंतर्गत आएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, है ना? धोती पहनते हैं ना मेरे भाई, बाबा वाबा धोती पहनते हैं, तो हाँ भैया जो धोती पहनते हैं वो भी किसके अंतर्गत है? वो भी एक पोशाक है, वो भी पहनने का काम आता है, तो वो भी किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। मम्मी पहनती हैं साड़ी ना, तो वो भी क्या हो जाएगा मेरे भाई? वो भी एक क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और भी कुछ लिख पाओगे भैया? बहुत कुछ और है, लिखेंगे तो पूरा बोल्ड ही लिखने में चला जाएगा, तो बस इतनी बात आप यहाँ तक नोट कर लेंगे। पहनने, बिछाने और ओढ़ने में कुछ वस्तुओं का काम, वो कुछ वस्त्रों का हम प्रयोग करते हैं, तो वो सब किसके अंतर्गत आता है? तो वो सब मेरे भाई जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। यहाँ तक आपको मेरे भाई मैं आशा करता हूँ आपको बेहतरीन ढंग से इतनी बात क्लियर हो गई होगी। थी है ना? ठीक ना? इसके बाद और लिखेंगे जितने भी खाने-पीने की चीज़ें हैं, अन्न हो सकता है, वो सब भी चीज़ें किसमें आती है? इसी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे आप नोट कर लेंगे, एक और पॉइंट लिखेंगे, क्या भैया? अन्न, मसाले, मिठाई और जितने भी खाने वाले पदार्थ हैं, आप लिख पाएँगे? हम लिख देते हैं अन्न हो जाएगा, है ना? अन्न हो जाएगा भैया, मिठाई हो जाएगी, है ना? जितने भी मसाले हो जाएँगे, सब मसालों को लिख सकते हो आप, जितने भी मसाले हैं, सब मसालों को लिख सकते हो। और भी लिख लो, और भी अन्य खाद्य पदार्थ, और अन्य खाद्य पदार्थ जो-जो आप खाने के लिए प्रयोग करते हो, अन्य खाद्य पदार्थ, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? बोलोगे भाई साहब ये सबको हम रखते हैं अन्य खाद्य पदार्थ, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? बोलोगे भाई साहब ये सब के सब आते हैं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बोले अन्न के नाम में, तो बोलोगे भाई साहब अन्न में क्या यूज करते हो? गेहूं यूज करते हैं हम, गेहूं एक अन्न है। चावल यूज करते हो आप, ठीक ना? चावल यूज करते हो। अन्य जो भी होंगे भैया, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? बोलोगे भाई के साहब ये सब के सब किसमें आएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। मिठाई का नाम ले लो, तो आपको मिठाई मेरे भाई पता है, जलेबी हो जाएगी। आप जलेबी एक मिठाई लिख लो, बर्फी एक मिठाई लिख लो, खाए हो ना भैया? ये रसगुल्ला लिख लो एक मिठाई। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे भैया? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। मसाले में क्या लिखोगे बताओ? इलायची लिख लेते हैं, है ना? इलायची लिख लेते हैं, और बताओ तेजपात लिख लेते हैं, ये सब मसाले हो जाएंगे। इलायची लिख दे रहा हूँ, इलायची लिख दे रहा हूँ। तेज पत्ता या तेजपात लिख दे रहा हूँ, उसका नाम तेजपात सही है, ठीक है? ये हो जाएगा। अन्य खाद्य पदार्थ, और भी जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, उन सभी को लिख पाओगे भैया, वो सब के सब किस में आएंगे? तो वो सब के सब मेरे भाई किस में आएंगे? बोलोगे भाई साहब ये सब के सब किस में आएंगे? तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला लिखेंगे पांचवा, और पांचवा क्या हो जाएगा भैया? विभिन्न सामग्रियों का नाम लिखो। जितनी भी सामग्री आप यूज करते हो ना, विभिन्न सामग्रियों के नाम। अब सामग्री में घर में जो प्रयोग करते हैं, जैसे अलमारी का प्रयोग कर लिए, विभिन्न सामग्रियों का नाम, विभिन्न सामग्री के नाम। अब वो विभिन्न सामग्री के नाम क्या क्या हो जाएंगे? जैसे मैं आपको बताऊं भैया, यहाँ पे आप लिख सकते हो, अलमारी लिख लो, कुर्सी लिख लो, है ना? मेज लिख लो, टेबल लिख लो, घड़ी लिख लो, ये सब लिख लो। अलमारी लिख लेते हैं, ठीक है? घर पे जितने भी हम यूज करते हैं, टेबल लिख लेते हैं, है ना? कुर्सी लिख लेते हैं भैया, कुर्सी लिख लेते हैं, ठीक है? पंखा लिख लेते हैं। ये जितनी भी चीजें और भी आप लिख सकते हो, जो घरों में हम यूज करते हैं, जितनी भी सामग्रियां हो रही हैं, वो सब की सब सामग्रियों को हम किसके अंतर्गत रखेंगे? बोलोगे सर ये भी हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। आगे ध्यान से देखो, जितने भी सवारियों के नाम हो सकते हैं, सवारियों के नाम, किसके नाम मेरे भाई? सवारियों के नाम। आप लिखेंगे सवारियों के नाम भी क्या हो जाएंगे? सवारियों के नाम, है ना? और सवारियों के नाम में क्या आएगा? तो आप बताएंगे मेरे भाई कि जितने भी सवारियों का नाम आएगा, जैसे हम बोलते हैं ना, सवारियों के नाम में हम बोल सकते हैं, क्या बताओ एक बार? जैसे नाव हो सकता है, नदियों में चलने के लिए नाव का हम प्रयोग करते हैं, वो भी एक सवारी हो जाएगा। भैया रोडों पे चलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बोलोगे भैया हम मोटर गाड़ी का प्रयोग करते हैं, है ना?
जो आप 2 पहिया 4 पहिया चलाते हो तो मोटर गाड़ी का प्रयोग करते हैं, ये हो जाएगा। बहुत दूर दराज जाना भैया हवाई जहाज का हम प्रयोग कर लेते हैं, वो भी एक साधन हो जाएगा किसका भैया, ये भी एक साधन हो जाएगा, सवारी गाड़ी में आएगा। रेल आप यूज कर सकते हो, ये भी एक सवारी गाड़ी में यूज कर ले जाएंगे। तो बिल्कुल आप लिख पाओगे मेरे भाई। आप अपने घर से स्टार्ट करो भैया, मोटर हो जाएगा, मोटर हो जाएगा सवारी के रूप में। साइकिल लिख सकते हैं हम, बिल्कुल यहाँ पे साइकिल लिख सकते हो आप, साइकिल का प्रयोग हम कर लेते हैं। भैया नाव का, पानी में चलना तो नाव का प्रयोग कर लोगे। रेल का प्रयोग कर लेते हैं, किसका प्रयोग, रेल का प्रयोग कर लेते हैं। हवाई जहाज का प्रयोग कर लेते हैं, किसका प्रयोग कर लेते हैं भैया, हवाई जहाज का प्रयोग कर लेते हैं, है ना। किसका प्रयोग कर लेते हैं, हवाई जहाज का प्रयोग करते हैं। ये सब के सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो बोलेंगे भैया ये सवारियों के नाम हो जाएंगे। ये सब किसके नाम हो जाएंगे, ये सब सवारियों के नाम हो जाएंगे। ध्यान से देखो आप, यहाँ तक क्लियर है ना। अभी जितने भी संबंधियों के नाम है, जैसे जितने भी संबंध हमारे हो, भाई बहन है ना, ये सब तो लिखो संबंधियों के नाम भी आएंगे। जितने भी संबंधी हैं, संबंधी के नाम, या यहाँ पे संबंधियों लिखो बेहतर रहेगा। चलो ठीक है, संबंधी के नाम, है ना। संबंधी के नाम, जैसे आप संबंधी में भाई लिख सकते हो, संबंधी में क्या लिख सकते हो मेरे भाई, संबंधी में भाई लिख सकते हो। वैसे संबंधी नहीं, संबंधियों सही रहेगा ना। चलो आ जाओ संबंधियों कर लेते हैं इसको, संबंधी नहीं सही होगा। संबंधियों, संबंधी अच्छा भी नहीं लगेगा देखने में, ठीक है ना। संबंधियों के नाम, ठीक है, संबंधियों, संबंधियों के नाम, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे संबंधियों के नाम। अब संबंधी में नाम कौन कौन सा आएगा, जैसे आप जानते हो भैया भाई है, बहन है ना। और भी बहुत से रिलेशंस को जानते हो, बहन और भाई में लिख देता हूँ, भाई और बहन को लिख लो, है ना। और जी मामा फूफा ये सब लिख लो, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे भैया, ये सब के सब आएंगे किसके अंतर्गत, बोलोगे संबंधियों के नाम के अंतर्गत आ जाएंगे। और ये जो जितने भी संबंधियों के नाम के अंतर्गत आते हैं, वो सब किसके अंतर्गत रखेंगे भैया, बोलोगे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम रखेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक बताओ, एक बार क्लियर हो जाएगी बात हमारी यहाँ तक। आप यहाँ तक एक बार मेरे भाई नोट करना। व्यवसायियों का नाम लिखेंगे, और आगे हम इसको करवा देते, पहले इतना आप कर लो। इतना आप करना मेरे भाई, एक बार ध्यान से देखो, इतना करो फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा 10 सेकंड का टाइम देना, आगे करो। ठीक है ना मेरे भाई, चलो आगे। आगे लिखते हैं हम किसमें, व्यवसायी पदा या पदों या पदाधिकारियों का नाम लिख लो इसमें। देखो लिख लो व्यवसायी, है ना। क्या लिखेंगे, जितने भी व्यवसायिकों के लोग हैं, या कितना पॉइंट हम लिख लेते भाई यहाँ पे, कितना पॉइंट हुआ था, 7, ठीक है। आगे देखो 8वां पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, जितने भी व्यवसायिक लोग हैं, व्यवसायियों का नाम, ध्यान देना, व्यवसायिकों, व्यवसायिकों के नाम, या ऐसा लिखो व्यवसायिकों, एक ही में सब लिख देते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे भैया व्यवसायिकों, और क्या लिखोगे, पदों और पदों का पदाधिकारियों के नाम, व्यवसायिकों पदों के पदाधिकारियों के नाम, पदाधिकारियों पदाधिकारियों के नाम। इसमें जितने भी लोग आएंगे वो सब किसके अंतर्गत रखेंगे भैया, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। जैसे अगर आप लिखना चाहते हो भैया, जैसे एक पद का नाम है ना, व्यवसाय के अनुसार हम देखें तो दर्जी लिख लो, व्यवसाय के अनुसार रखें तो दर्जी लिख लो, दर्जी। और दर्जी क्या हो जाएगा भाई, ध्यान से कलर चेंज कर लेता हूँ मेरे भाई। दर्जी क्या हो जाएगा, बोलोगे सर ये व्यवसाय है उनका, कपड़े को सिलना, और कपड़े के सिलने की वजह से उन्हें लोग क्या बोलते हैं, दर्जी बोलते हैं। तो दर्जी उनका व्यवसायिक नाम हो जाएगा, ठीक है। दर्जी उनका क्या हो जाएगा, व्यवसायिक नाम हो जाएगा। कपड़े धुलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं भैया, धोबी का, है ना, धोबी का। तो उनका व्यवसाय क्या है, धोबी का व्यवसाय है कपड़ा धुलना, तो उनको हम व्यवसायिक नाम के आधार पे धोबी बोल देते हैं, ठीक है ना। ऐसे आप बहुत से नाम बोल सकते हो, जैसे भंगी बोल सकते हो ना, भंगी हो सकते हैं भैया, ठीक है। ऐसे आपको पता होगा, अगर पदाधिकारियों के नाम पे हमारे तो राज्यपाल हो सकता है, राज्यपाल हो जाएगा। आपको पता मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री हैं, ये सब नाम आ जाएगा, है ना। प्रधानमंत्री का नाम आ सकता है, मुख्यमंत्री का नाम आ जाएगा मेरे भाई, है ना, मुख्यमंत्री हो जाएंगे।
ये एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम रखते हैं। जैसे भी वकील हो जाएँगे, ज्वालामुखी हो जाएगी, वर्षा हो जाएगा, ये सब लिख पाएँगे आप, है ना? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मुख्यमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, अब ज्वालामुखी लिख सकते हो, है ना? ज्वालामुखी लिख सकते हो, भूकंप लिख सकते हो आप मेरे भाई, भूकंप लिख सकते हो, है ना? वर्षा लिख सकते हो, बारिश, वर्षा लिख सकते हो, और भी लिखना चाहो तो आप ये भू तूफान लिख सकते हो। ये सब किसके अंतर्गत आएँगे भाई साहब? ये सब के सब अंतर्गत आएँगे व्यावसायिक पदाधिकारियों के पद के नाम। ये तो थोड़ा-सा देखो, ये क्या हो जाएँगे? ये भैया प्राकृतिक आपदा है, और जितने भी प्राकृतिक आपदाएँ होती हैं, वो भी इसी के अंतर्गत रख देते हैं हम। प्राकृतिक आपदा है ये। ये क्या हो जाएँगी? प्राकृतिक आपदा, और प्राकृतिक आपदा को भी हम इसी में सम्मिलित कर लेते हैं, है ना? प्राकृतिक आपदा को भी भाई मेरे सम्मिलित इसी में करेंगे हम, ठीक है? एक और पॉइंट इसी में और भी लिख सकते हो, बोलो, इतनी बातें क्लियर है ना? हुँ? अच्छा, अध्यापक को भी इसी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अध्यापक लोग भी इसी में आते हैं। जितने भैया लेखक होते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं, और लिखना चाहो तो वकील जितने होते हैं वो भी इसके अंतर्गत। और ये तो इम्पोर्टेंट है, वकील, लेखक, अध्यापक, प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट बना लो, राज्यपाल इंपॉर्टेंट बना लो। ये बकिया जितने भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनको भी आप इंपॉर्टेंट बना लेंगे, इनको भी आप लिख ले जाएंगे। तो ध्यान से देखो, ये इतनी बात क्लियर हो जाएंगी, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत फलों के नाम, फूलों के नाम, सब्जियों के नाम, पहनने वाले कपड़े, ओढ़ने वाले कपड़े, है ना? और भी भैया जितने भी व्यावसायिक नाम आएगा, जितने पदाधिकारियों के पदों के नाम आते हैं, ठीक है? और भी बहुत से नाम हमने आपको पढ़ाए, क्या हो जाएगा भैया? और हमने यहाँ पे आपको बताया, देखो, सवारियों के नाम हो सकते हैं, आपको संबंधियों के नाम लिख सकते हो, विभिन्न सामग्रियों का नाम हम प्रयोग करते हैं, खाने-पीने की वस्तुओं का नाम हम प्रयोग करते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब चीज़ें भैया किसके अंतर्गत आएँगी? तो बोलोगे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो जाएगा आपको? बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर हो जाएगा ना? आगे बढ़े मेरे भाई, आगे देते हैं भाववाचक संज्ञा। आगे एक हेडिंग बनाएंगे, भाववाचक संज्ञा, नए पेज से लिखेंगे क्या? भाववाचक संज्ञा। ध्यान से देखना। अब ये भाववाचक संज्ञा किसे, ये भी एक बहुत जरूरी टॉपिक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है? भाववाचक संज्ञा, और ये काफी बड़ा भी होगा, भाववाचक जिसे बनाया जाता है तो उसको भी पढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे? संज्ञा का वह भाग बोल सकते हैं, या वह प्रकार बोल सकते हैं, जिसके भी किसी भी वस्तु के भाव, दोष, गुण का अगर हमें पता चल पाता है तो उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। मतलब कोई भी वस्तु हो, कोई भी, है ना, प्राणी हो, उसके भाव, दोष, गुण के बारे में अगर हम पता पाए, है ना, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। वह संज्ञा जो भाव, गुण, दोष, यहाँ लिख सकते हो आप, वह संज्ञा जो भाव, गुण, दोष, भाव, गुण, दोष एवं अवस्था, एवं अवस्था को व्यक्त करता है, उसे क्या बोलेंगे भैया? उसे हम भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिखेंगे आप भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत, जो बहुत ही जरूरी पॉइंट्स हैं, इनको लिखेंगे आप। पहले तो ये परिभाषा हो जाएगी इसकी, ठीक है ना? पहली तो ये मेरे भाई क्या हो जाएगी? पहली तो ये परिभाषा हो जाएगी। दूसरा लिखना, जो ये भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, ये अस्पर्शी होती, इसे हम टच नहीं कर सकते। अगर इसे भैया, इसे छुआ नहीं जा सकता, इसे महसूस करेंगे तो ये अस्पर्शी होते हैं। तो आप बिल्कुल इस पॉइंट को लिखेंगे मेरे भाई, कि भैया जो भाववाचक संज्ञा होती वो अस्पर्शी होती, इसे छुआ नहीं जा सकता, है ना, और इसे देखा भी नहीं जा सकता, तो ये अस्पर्शी हैं। दूसरी स्थिति याद रखना, ये अनुभवजन्य होती हैं। ये क्या होती हैं? ये हमारे अनुभव के ऊपर होती हैं, अगर हम कितना बेहतर ढंग से महसूस कर पाते हैं, ये अनुभवजन्य होती हैं। आप जरूर लिखेंगे ये कैसी होती हैं, तो बोलोगे ये अनुभवजन्य होती हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? हम इसका मतलब बताएंगे आपको, कि किसी भी चीज को आप महसूस कर पाओ। जैसे आप घर पे देखते हो ना, माँ पापा किसी को ज्यादा मानते हैं, किसी को मम्मी ज्यादा मानती हैं, तो वहां स्थिति में क्या होता है, वो आप देखते हो ना कि कैसे पता चलता है, वो लिख के देखते हैं, भैया हम इतना तुमको तो 5 किलो मानते हैं, 3 किलो मानते हैं, या 1 बाल्टी मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है ना, इतना प्यार हम तुमसे करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भैया। ऐसा है बस क्या, कि हम उसके अनुभव को पता लगा पाते हैं अपने अनुभव से,
कि वो किस तरीके से हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं। एक अच्छा बिहेवियर उनका, एक अच्छा भाव हमारे साथ है कि एक घटिया भाव है। उन भाव के माध्यम से हम क्या कर पाते हैं, वो अपने आप से अनुभव कर पाते हैं। ये किसको किसी हम तौलते और मापते नहीं है कि तौल और यहाँ इसको मापा या तौला नहीं जा सकता, इसको ये भी हम कर सकते हैं। इसे मापा या तौला भी नहीं जा सकता। मापा तौला जा सकता नहीं भैया, मापा तौला नहीं जाता, मापा तौला नहीं जा सकता, है ना, तौला नहीं जा सकता। कहते हैं इसे प्लेट में परोस भी नहीं सकते हैं कि भैया इसे किसी थाली या किसी प्लेट में इसे परोस के ले आओ और दिखाओ कि हाँ इतना भाव हमारे अंदर है, तो भैया इसको भी, या इतना हम प्यार आपसे करते हैं, एक थाली प्यार आपसे करते हैं, नहीं हो सकता ना। जब नहीं हो सकता मेरे भाई, तो यही क्या है, भाववाचक संज्ञा है। यही क्या है, तो बोलोगे सर इस यही भाववाचक संज्ञा है। और एक चीज और ध्यान देना कि जो भी भाववाचक संज्ञा होती हैं उसमें प्रत्यय लगा होता है। कुछ ही ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिसमें प्रत्यय नहीं लगा होता है। मैक्सिमम भाववाचक संज्ञाओं में मेरे भाई प्रत्यय लगा होता है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसमें नहीं लगा होता। तो लिखेंगे इसमें प्रत्यय लगा होता है, इसमें प्रत्यय लगा होता है ना। इसमें क्या लगा होता है भैया, भाववाचक संज्ञा में, अर्थात इसमें प्रत्यय लगा होता है, इसमें प्रत्यय लगा होता है। आगे लिखेंगे इसमें प्रत्यय लगा होता है, तो आगे लिखें कुछ बिना प्रत्यय का भी होता है, कुछ बिना प्रत्यय का होता है। इसमें प्रत्यय लगा होता, कुछ बिना प्रत्यय का होता है, कुछ बिना प्रत्यय का होता है। अगर हम आपसे बात करेंगे, ध्यान से देखना मेरे भाई, कि अगर मैं बात करूंगा आप बिना प्रत्यय का कौन कौन सा है, बिना प्रत्यय का कौन कौन सा है, तो बिल्कुल आप बोलेंगे भाई साहब बिना प्रत्यय का, जैसे आप उत्कर्ष लिख सकते, उमंग लिख सकते हो। बिना प्रत्यय का कौन हो सकता है, उमंग लिख दें हम, यहाँ देखो कोई प्रत्यय नहीं है। अगर हम यहीं पे उल्लास लिख दें, ये बिना प्रत्यय का, भैया यहाँ पे कोई प्रत्यय वर्ड नहीं लगा हुआ है। जबकि अगर हम बोले प्रत्यय वाले वर्ड, तो आप बिल्कुल, आपको भैया जैसे लिखावट लिख लो आप, प्रत्यय वाले प्रत्यय लगा हो तो आप लिखावट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो भैया, बोलोगे हम लिखावट लिख सकते हैं, है ना। और आप क्या लिख सकते हो भैया, बुढ़ापा, आपा प्रत्यय देखो, बुढ़ापा हो जाएगा, यहाँ पे आवट प्रत्यय हो जाएगा। तो ये ऐसे कुछ वर्ड होंगे जो प्रत्यय वाले होंगे। अगर प्रत्यय वाले वर्ड आपको दिखते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत बोल देना। लेकिन कुछ ऐसे और भी वर्ड होते हैं मेरे भाई कि जो क्या होते हैं, जिसमें प्रत्यय नहीं लगा होता है, वो भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे उमंग की बात करेंगे, बोले कितने उमंगित हो, इस चीज को दिखा पाओगे कितने हो, नहीं भैया इसको हम महसूस करेंगे, भाव इसको हम महसूस करेंगे अपने अनुभव से, है ना। उल्लास को भी हम महसूस करेंगे। इन चीजों को आप ध्यान देना। जैसे मैं एक एक पॉइंट करके आप दिखाऊं आपको, तो मैं देखो जैसे भाव में से बताता हूँ भाव में क्या क्या हो सकता है। जैसे मैं ये भाव की बात करूं, तो यहाँ देखो भाव में क्या हो सकता है, ध्यान देना कि भाव में क्या हो जाएगा भाई। जैसे यहाँ देखो मैं भाव लिखता हूँ, और भाव के अंतर्गत जैसे क्या क्या हो सकता है, बोलोगे भैया भाव के अंतर्गत हम लिख सकते हैं खुशी, दुखी, उदासी, ना ऐसा लिख सकते हो। खुशी, कितने खुश हो, पता है नहीं भैया, इतने खुश है, थाली में ला के दिखाओ या वेट करके दिखाओ, एक बर्तन में पैक करके दिखाओ हम इतने खुश हैं, तो नहीं दिखाया जा सकता, नहीं पैक किया जा सकता भैया, इसको अनुभव कर सकते हैं, है ना। आगे क्या, दुख है, आगे क्या भैया, दुख है, ये भी हो जाएगा, कितने दुखी हो, ये देखो। उदास, आज हम कितने उदास हो नहीं बताया जा सकता, बताया नहीं जा सकता। भैया हम प्रेम करते हैं आपसे, कितना प्रेम करते हो ये पता है, नहीं भैया इसका हम वेट करके नहीं बता सकते। आज हमको बहुत क्रोध लगी हुई है, कितना क्रोध लगी हुई है, 1-2 किलो क्रोध लगी हुई है का, भैया नहीं, इसको भी आप नहीं बता पाओगे, बस इसको आप महसूस करोगे। ये हमारी मित्रता जो है, ये भी किस में आती है भैया, ये भी भाव के अंतर्गत आ जाती है। ये भी किसके अंतर्गत आती है, बोलोगे भाई साहब ये भी भाव के अंतर्गत आती है। अगर हम गुण की बात करें, तो आप गुण में लिख सकते हो जैसे कुशाग्र बुद्धि वाला हो जाए, कुशाग्रता, कितना चालाक है इसको हम अनुभव कर सकते हैं बस, है ना। कितना चतुर है इसका हम अनुभव कर सकते हैं बस, क्या हो जाएगा भैया, कुशाग्र लिख सकते हो आप यहाँ पे, कुशाग्र, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख सकते हो भैया, चतुराई, चतुराई, क्या लिखोगे, चतुराई लिख दो, ठीक है। और क्या लिख सकते हो भैया, ध्यान देना, सौंदर्य लिख दें, सौंदर्य लिख दें, ये भी किसके अंतर्गत आएगा, तो भैया ये भी गुण के अंतर्गत आएगा। और ये गुण से अर्थात भाव के अंतर्गत आएगा। आप यहाँ पे ईमानदारी लिख सकते हो, है ना, ईमानदारी लिख सकते हो, ये भी किसके अंतर्गत है सर, ये भी ईमानदारी भी एक गुण है, और ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। आगे लिखेंगे परिश्रम, लिख लो आप, परिश्रम लिख लो, परिश्रम लिख लो मेरे भाई। और क्या लिखो, अच्छाई लिख लो, अच्छाई लिख लो, ये सब किसके अंतर्गत,
बोलोगे भाई साहब ये सब गुणवाचक है ना, ये गुण भाववाचक विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, गुण के बाद अगर आप लिखो दोष को लिख लो, कुछ दोषों को भी जानना जरूरी है जो भाववाचक के अंतर्गत आते हैं। तो दोष में क्या क्या दोष हो सकते हैं? सर एक तो दोष हमको पता है कि एक तो दोष क्या हो सकता है, बेईमानी करो किसी के साथ, एक तो ईमानदार होता है, दूसरा उसी के देखो उसके विपरीत बेईमान। ये संसार में सब प्रकार के लोग भरे हुए हैं, आपको दिक्कत नहीं है। बेईमान, बस आप एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करना, है ना, एक बेहतर इंसान बनने की, भैया बेईमान हो जाएगा। बुराई लिख लो, है ना, बुराई लिख लो भैया, बुराई, बुराई लिख लो, और नम्रता लिख लो, ये सब हो जाएगा, है ना। आगे और लिख दो, समझ भी लिख सकते, कोई दोस्त में समझ, इसको तो इसमें सम्मिलित नहीं कर सकते हम, लेकिन हम लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। और भी आप लिख लो, अवस्था की बात करें तो बिल्कुल आप लिख पाओगे अवस्था में क्या क्या भैया, आपको पता होगा अवस्था, बचपन हमारा क्या है, एक अवस्था है ना। तो वहां पे लिखोगे आप क्या लिखोगे, बुढ़ापा लिख लो, बचपन लिख लो, है ना, यौवन लिख लो, आप यौवन लिख देते हैं हम, यौवन हो जाएगा। और क्या लिखोगे, बुढ़ापा लिख लो, बुढ़ापा लिख लो, है ना, बचपन लिख लो, क्या लिखोगे, बचपन लिख लो। और कोई बताओ भैया क्या लिखोगे, जवानी, है ना, जवानी भी लिख सकते हो आप। ये सब किसके अंतर्गत आएगा, तो बोलोगे भाई साहब ये सब अवस्था के अंतर्गत आएगा। ये सब किसके अंतर्गत आएगा, तो अवस्था के अंतर्गत आएगा। ध्यान से देखो और बताओ, यहां तक क्लियर हुआ होगा आपको। और भी कुछ वर्ड लिखना चाहते हो तो मेरे भाई और भी कुछ वर्डों को भी हम बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान से देखना, एक एक वर्ड और लिख, है ना, कुछ और वर्डों को लिखो, जैसे सजावट लिख लो, जैसे कुछ वर्ड लिखो भैया, सजावट लिख लो, है ना, बनावट लिख लो, क्या लिखोगे, बनावट लिखेंगे, बनावट लिख लो, वीरता लिख दो, वीरता लिख लो, क्रोध लिख लो, है ना, क्रोध लिख लो, अभी हमने क्रोध लिखवाया, ठीक है छोड़ दो इसको। साहस लिख लो, साहस लिख लो मेरे भाई। और क्या लिख सकते हो, दूरी लिख लो, गरीबी लिख लो, दूरी लिख लो, दूरी हो जाएगा। आगे लिखो, गरीबी लिख देते हैं, गरीबी लिख देते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, इसी, है ना, इसी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत हम रखते हैं। गरीबी लिख लेते हैं, साहस, दूरी, गरीबी। आगे लिखो, जवानी लिखे, मोहब्बत लिख लेते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं पता नहीं भैया, इसका तो हम वेट करके नहीं दिखा सकते। मिठास लिख लो, है ना, मिठास, मिठाई अलग है, मिठास यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे क्या होगा सर, मिठास रहेगा, यहाँ पे मिठास रहेगा। तितास, तीखापन जिसे कहते तितास, उसे लिख सकते हो, है ना। और आप जानते हो तितास बहुत, कसैलापन लिख लो, कसैलापन, कड़वापन या कसैलापन, कसैलापन हो जाएगा। और लिखो, कड़वापन भी लिख सकते हो मेरे भाई, कड़वापन भी लिख लो आप। यहाँ तक क्लियर हो जा रहा ना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं भैया, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। करुणा लिख सकते हो, क्षोभ लिख सकते हो, बहुत से वर्ड है, दिक्कत नहीं, आप करुणा लिखो, करुणा लिखो भैया, क्षोभ लिख लो, क्षोभ लिख लो, दया लिख लो, है ना, दया लिख लो, निर्दयी भी हो जाएगा। तो सर ये सब कौन से वर्ड होंगे, तो ये सब के सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। और ये सब भाववाचक संज्ञा है। ये सब कैसे मेरे भाई, भाववाचक संज्ञा है। सजावट, बनावट, वीरता, कितना वीर है इसको हम वेट करके नहीं दिखा सकते, इसे हम अनुभव कर सकते हैं, है ना। वो क्रोधित है, कितना क्रोधित है इसको हम अनुभव कर सकते हैं भैया। साहस, उसके अंदर कितनी हिम्मत है, कितनी साहस है, इसको भैया हम अनुभव कर सकते हैं। दूरी देखो, एक दूरी जो है वो भी माप के अनुभव करते हो, है ना भैया। यहाँ पे गरीबी भी एक अनुभवजन्य है, किसी की गरीबी को आप महसूस कर सकते हो, है ना, उसको अनुभव से देख सकते हो। हम कितनी मोहब्बत करते हैं ये भी आप अनुभव कर सकते हो भाई। मिठास, कितना मिठास उनकी बातों में है, ये चीज भी हो सकता है। उनकी मित्रता कितनी अच्छी हो सकती है। तितास, कितना तीखा है, वो बोलते बहुत तीखा है, लेकिन हम बता नहीं पाते इतना पॉइंट में तीखा है, हम पॉइंट नहीं दे सकते, इस वजह से उसे हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। कसैलापन क्या है, करुणापन क्या है ना। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे भाई साहब, ये सब आएंगे किसके अंतर्गत, ये सब आएंगे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे हम एक हेडिंग बनाएंगे, क्या, समूहवाचक संज्ञा। एक हेडिंग बनाना मेरे भाई, समूहवाचक संज्ञा। आप एक हेडिंग बनाएंगे, समूहवाचक संज्ञा। जब किसी पदार्थों के एक समूह की बात की जाएगी, है ना, जब किसी पदार्थों के समूह की सॉरी, एक समूह, एक झुंड की बात की जाएगी, किसके, पदार्थों की, पदार्थों के एक समूह की जब भी हम बात करेंगे, एक समुदाय की बात करेंगे, तो उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। पदार्थों के एक समूह का बोध कराए जब,
पदार्थों के पदार्थों के एक समूह पदार्थों के एक समूह का बोध कराए। पदार्थों के एक समूह का पदार्थों के समूह का बोध कराए। तो वहां पे क्या बोलेंगे भैया, वहां पे हम बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा, या समुदाय का भी बोध कराए तो वहां पे हम बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। वहां पे क्या बोलोगे भैया, समूहवाचक संज्ञा। जहां एक स्थान पर या जहां एक स्थान पर एक ही प्रकार की ढेर सारी वस्तुओं को हम पाएं, जहां पर एक ही स्थान पे एक जैसी बहुत ढेर सारी वस्तुओं को हम देख पाए, तो वहां भी क्या आता है भैया, समूहवाचक संज्ञा आता है। तो आप लिख पाओगे, जहां स्थान पर एक तरह की जहां स्थान पर जहां स्थान पर एक तरह की जहां स्थान पर एक तरह की है ना, एक तरह की वस्तुओं का एकत्रित होना, एक तरह की वस्तुओं का वस्तुओं का वस्तुओं का एकत्रित होना एकत्रित होना है ना, क्या हो जाए, पाया जाता है, एकत्रित होना पाया जाता है। तो वहां भी क्या हो जाता है भैया, वहां पे भी समूहवाचक पाया जाता है। तो वहां भी क्या हो जाएगा, वहां भी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी, वहां भी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम रखेंगे। जैसे हमने बुक रखी, ढेर सारी बुक को एक जगह एकत्रित कर दो तो वो एक समूह बनाएगा। ढेर सारे ऊंट एक जगह पे आ जाए, है ना, ढेर सारे फलों को एक जगह पे इकट्ठा रख दिया जाए, केलों को ढेर सारा, मतलब फल में केला अंगूर जो भी फल होते हैं उन सबको इकट्ठा एक रूम में या एक जगह इकट्ठा किया जाए, तो वहां पे क्या होगा, बोलो भाई साहब, वहां पे समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। वहां पे कौन सी हो जाएगी, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। जो समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं, क्या उनको हम गिन सकते हैं, बोलोगे हाँ भैया, उसकी हम गिनती कर सकते हैं, बोल सकते हो जिसकी गिनती की जा सकती है वो भी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आप लिख पाओगे, जिसकी गिनती की जा सकती है, जिसकी गिनती की जा सकती है, जिसकी गिनती की जा सकती या की जा सकती है। आप लिखेंगे भैया, जिसकी गिनती की जा सकती है, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, बोलोगे वो सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक ना। जैसे अगर हम आपसे बोले भाई साहब यहाँ पे कुछ उदाहरण लिख लो, उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, कुछ उदाहरण की बात आपसे करें तो ध्यान से देखना, भीड़ आप लिख सकते हो, झुंड लिख सकते हो, ये सब लिखना आप ध्यान से देखना। जैसे मैं कुछ इसमें उदाहरण लिखने की बात करूं तो आप बिल्कुल लिखेंगे भैया, भीड़ है, संगठन है, आप लिखना भीड़ हो जाएगा, संगठन हो जाएगा, संगठन हो जाएगा, गिरोह हो जाएगा, है ना, गिरोह हो जाएगा। और भी वर्ड आप लिख सकते हो भैया, सभा लिख सकते हो, है ना, सभा लिख सकते हो, परिवार दल लिख सकते हो, परिवार दल लिख सकते हो, पुस्तकालय लिख सकते हो, पुस्तकालय लिख सकते हो, पुस्तकों का घर जहाँ पे ढेर सारी पुस्तकें इकट्ठा की जाए, पुस्तकालय, कलय लिख दिए हैं, माफ करना मेरे भाई, कालय लिखना, पुस्तकालय। देखो कहीं थोड़ी मोड़ी मिस्टेक हो जाए तो उसको आप सुधार लेंगे, पुस्तकालय लिख ले जाएंगे। आगे लिखेंगे संसद लिख लो, गुच्छा लिख लो, पुंज लिख लो, पुलिस लिख लो, ये सब लिख लो, संसद लिख लो, गुच्छा लिख लो, संसद लिख लो, गुच्छा लिख लो, पुलिस लिख लो, पुलिस एक संस्था है, पुलिस लिख लो, दल लिख लो, दल लिख लो, है ना, आर्मी लिख लो, सेना लिख लो, ये सब आप लिख सकते हैं, आर्मी हो जाएगी, सेना हो जाएगी, ये सब हो जाएंगे भैया। और भी बहुत कुछ लिख सकते हो इस पे। ये सब आदि जितने भी वर्ड मिलते हैं, इन सबको किसके अंतर्गत रखेंगे, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। लेकिन एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाता हूं आपको, जो बेहद इंपॉर्टेंट है उनको लिखेंगे आप। इनको तो आप लिख ले जाएंगे, देख ले जाएंगे, समझ ले जाएंगे, आराम से बता लेंगे। लेकिन ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बना के लिखना, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बना के मेरे भाई इस चीज को रखना। क्या रखना, ध्यान से देखना। अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करेंगे आपसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बना के रखना, है ना, ये कुछ पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बना के रखना। जैसे ऊँटों का क्या होता है भैया, ऊँटों का काफिला होता है, आप एक एक बात तो लिखेंगे। मैं आपसे बोलूं भैया, ऊँटों का क्या होगा,
ऊँटों का समूह। तो ऊँटों के समूह को क्या कहोगे भैया? ऊँटों के समूह को हम, है ना, ऊँटों के समूह को हम क्या कहेंगे? काफिला कहेंगे। ऊँटों के समूह को क्या कहोगे? काफिला कहोगे। अगर मैं पूछूंगा पशुओं के समूह को क्या बोलोगे आप? पशुओं के समूह को, पशुओं का समूह क्या कहलाता है? तो आपका जवाब निकल गया भैया, पशुओं का समूह जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? पशुओं के समूह को हम झुंड कहते हैं। पशुओं के समूह को क्या कहते हो भैया? पशुओं के समूह को हम झुंड कहते हैं। पशुओं के समूह को क्या कहते हैं? पशुओं के समूह को झुंड कहते हैं। अच्छा, गाड़ियों का समूह, देखो ध्यान देना, गाड़ियों के समूह का क्या होता है? गाड़ियों का समूह, जब भी ढेर सारी गाड़ियां निकलती तो उनके समूह को हम क्या बोलते हैं? गाड़ियों के समूह को भी भैया हम काफिला बोलते हैं, है ना। गाड़ियों के समूह को भी क्या बोलते हैं? ऊँटों के समूह को भी काफिला बोलते हैं। तो गाड़ियों के समूह को भी क्या बोलते हैं? गाड़ियों के समूह को भी ये काफिला बोलते हैं। तीर्थ यात्रियों का समूह क्या होता है? तीर्थ यात्रियों का समूह क्या होता है भैया? तीर्थ यात्रियों का समूह, तीर्थ यात्रियों का समूह क्या कहलाता है? तो बोलोगे भाई साहब, जो तीर्थ यात्रियों का समूह होता है उसे जत्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे जत्था कहते हैं। ध्यान देना, उसे क्या कहते हो? उसे जत्था कहते हैं। आगे ध्यान देना, प्रकाशों का समूह क्या होता है? प्रकाश का समूह, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का समूह क्या कहलाता है भैया? तो बोलोगे सब, प्रकाश का जो समूह होता है उसे पुंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे पुंज कहते हैं, प्रकाश पुंज। तो प्रकाश के समूह को हम क्या कहेंगे मेरे भाई? बोलोगे पुंज कहेंगे। आदमी का समूह क्या कहलाता है? आदमियों का समूह, बोलना ध्यान से, आदमियों का समूह क्या कहलाएगा? तो बोलोगे भैया, आदमियों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो बोलना, आप जवाब देंगे सर, आदमियों के समूह को हम भीड़ कहते हैं। आदमियों के समूह को क्या कहते हैं? भीड़ लग गई है, भीड़ कहते हैं। ठीक है ना। और लिखना एक बार, चोरों के समूह को क्या कहोगे? चोरों के समूह को, चोरों के समूह को क्या कहते हैं भैया? तो चोरों के समूह को हम क्या कहते हैं? बोलोगे चोरों के समूह को भैया गिरोह कहते हैं। क्या कहते हैं? चोरों के समूह को गिरोह कहते हैं। चोरों के समूह को क्या कहते हैं? गिरोह कहते हैं। ठीक है। और दो तीन पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पे, चोरों के समूह को हम गिरोह कहते हैं, ध्यान देना। आगे लिखेंगे भैया, आगे चाबियों के समूह को क्या कहते हैं? चाबियों के समूह को क्या कहते हैं? ध्यान देना, एक और पॉइंट लिखो, चाबियों के समूह को, चाबियों के समूह को, चाबियों के समूह को हम क्या कहते हैं? बोलोगे सर, चाबियों के समूह को गुच्छा कहते हैं। चाबियों के समूह को क्या कहते हैं? बोलोगे भाई सर, चाबियों के समूह को हम गुच्छा कहते हैं, है ना। चाबियों के समूह को क्या कहते हैं? गुच्छा कहते हैं। चाबियों के समूह को क्या कहते हैं? बोलोगे भैया, चाबियों के समूह को हम गुच्छा कहते हैं। आगे लिखना मेरे भाई, वनस्पतियों के समूह को क्या कहते हैं? वनस्पतियां, वनस्पतियों के समूह को क्या कहते हैं? तो बोलोगे भाई साहब, वनस्पतियों के समूह को झुरमुट कहते हैं। क्या कहते हैं? झुरमुट। वनस्पतियों के समूह को क्या नाम दोगे भाई साहब? बोलोगे वनस्पतियों के समूह को हम देंगे झुरमुट। क्या कहोगे? झुरमुट कहोगे। ठीक है। आगे आते हैं भैया, आगे क्या लिखोगे भैया? केले के समूह को क्या कहते हैं? केले के समूह को, केले के समूह को क्या कहते हैं? तो ध्यान देना, केले के समूह को मेरे भाई क्या कहते हैं? और देखो धौंद कहते हैं, घौंद, ये देखो धौंद, ये हो जाएगा। अगर हम पूछे यहीं पे अंगूरों के समूह को क्या कहते हैं, तो अंगूरों के समूह को भी गुच्छा कहते हैं, है ना। अंगूरों के समूह को क्या कहते हैं? गुच्छा कहते हैं। ये जो पॉइंट आपने लिखा भैया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बना लेंगे, बहुत ही जरूरी है, ये सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इससे सवाल बन जाएगा। आप टेंशन फ्री होकर के इस सवाल को क्या करेंगे, एक दो बार रट्टा मारेंगे, तैयार हो जाएगा। ऊँटों के समूह को क्या कहते हैं भैया? काफिला कहते हैं। गाड़ियों के समूह को क्या कहते हैं? काफिला कहते हैं। पशुओं के समूह को भैया क्या कहते हैं? झुंड कहते हैं। तीर्थ यात्रियों के समूह को क्या कहते हैं? जत्था कहते हैं। प्रकाश के समूह को पुंज कहते हैं। आदमियों के समूह को भीड़ कहते हैं। बकरियों भेड़ियों के, देखो भेड़ होते हैं ना, तो भेड़ियों के समूह भेड़ है। आदमियों का समूह भेड़ है। चोरों के समूह को गिरोह कहते हैं। चाबियों के समूह को गुच्छा कहते हैं। और वनस्पतियों के समूह को झुरमुट कहते हैं मेरे भाई। और केले के समूह को धौंद कहते हैं, धौंद, याद रखना। इतनी बातें क्लियर हो जाएंगी। एक और छोटा सा टॉपिक आपके सामने, वो उसको भी कवर कर लेंगे। उस टॉपिक का नाम हो जाएगा द्रव्य, है ना, द्रव्यवाचक संज्ञा। बहुत ही छोटी सी टॉपिक है, इसको आप बड़े आराम से एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा, इस भी टॉपिक को आप इसी साथ कर लो। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब ध्यान देना, द्रव्यवाचक वे संज्ञा जो किसी द्रव का बोध कराए।
है ना, किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराए। लिख सकते हैं वे संज्ञा जो किसी द्रव का बोध कराए, वे संज्ञा जिससे जिससे किसी द्रव का बोध होता है, जिससे किसी द्रव का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, उसे बोलेंगे भैया, उसे हम बोलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। जिसकी गिनती हो सकती है भैया, ये अगर द्रव है तो गिनती नहीं, जिसकी गिनती ना हो सके, जिसकी गिनती जिसकी गिनती ना हो सके। अगर गिन नहीं सकते तो माप तौल सकते हो ना, अगर गिन नहीं सकते तो बताओ माप तौल सकते हैं, जिसे मापा हुआ तौला जा सके। गिनना जो नहीं होता वो मापा तौला जाता है, जिसे मापा तौला जा सके, जिसे मापा तौला जा सके। ठीक है, आगे लिखेंगे इसी में भैया, आगे लिखेंगे इसी में, क्या लिखोगे, बोलोगे सर जो धातु या अधातु के रूप में हो, जो किस रूप में हो, धातु या अधातु के रूप में हो, धातु एवं अधातु के रूप में हो, जो धातु या अधातु के रूप में हो। आगे लिखेंगे जो ढेर के रूप में हो, है ना, जो ढेर के रूप में हो, जो ढेर के रूप में हो, जो ढेर के रूप में हो। एक और लास्ट पॉइंट लिखेंगे भैया, पॉइंट ना लिख के बल्कि उदाहरण लिख लो आप, कुछ उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ, ध्यान से देखना, कुछ उदाहरण लिख लो आप। बहुत आसान है, इसको पढ़ना बहुत आसान है। द्रव्यवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, सबसे इंपॉर्टेंट भाववाचक संज्ञा, उस भाववाचक संज्ञा को बहुत बढ़िया से आप पढ़ना। इन चीजों को नहीं भी बहुत बढ़िया से आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप सही कर ले जाएंगे। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक बहुत बढ़िया से करना। जैसे लोहा, सोना, चांदी, यहाँ पे लिख सकते हो लोहा हो जाएगा, ध्यान से देखना भाई, इसमें क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, बालू हो जाएगा, ये सब लिखना। लोहा है, सोना है ना, चांदी है, बालू है, तेल है, पानी है, ऐसा लिखो, बालू है, बालू है, तेल है, ठीक है, तेल है, पानी है ना, दूध है, ठीक है, घी है, मक्खन है। अरे भाई आप वो हर एक चीज लिख दो जिसको हम माप तौल सकें, जिसकी गिनती ना की जा सके। गेहूं का ढेर हो सकता है, तो एक गेहूं नहीं गिन सकते हो ना, वैसे देखो लिखा गया बालू का ढेर हो सकता है, उसको हम गिन नहीं सकते। तो इन सब चीजों को हम क्या कहते हैं भैया, इन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो मेरे भाई ये जो वीडियो थी ये मैं यहीं तक रोकूंगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या कि भाववाचक संज्ञा कैसे कैसे बनती है, अव्यय से भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम, है ना, जो भी होंगे उन सब से हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। तो वो एक बेहतरीन टॉपिक्स होगी, बस एक लास्ट क्लास होगी वो। तो आपको जो संज्ञा की क्लास होंगी, 3 क्लासों में संज्ञा कंप्लीट हो जाएगी। संज्ञा कंप्लीट करने के जस्ट बाद मेरे भाई क्या करेंगे, सर्वनाम आपके सामने मैं वीडियो के माध्यम से वो भी दूंगा। तो आपको पता होगा मेरे भाई, अगर आपको पता है तो आप एक बार जरूर मेरे भाई सबके सब हिंदी बाई राज सर, हिंदी बाई राज सर, ये आपका यूट्यूब चैनल है। इस अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से भैया इस अपने भाई का भी सपोर्ट करें। और इसमें देखो जितना भैया अभी हमने क्या पढ़ाया आपको, आप हमने एक हिंदी पढ़ लिया था, हिंदी का सामान्य रूप पढ़ लिया था, उसके बाद जागरूकता, और उसके बाद एक हमने पढ़ लिया वर्णमाला। वर्णमाला 2 टॉपिक हमारी यहाँ से कंप्लीट हुई। तीसरा भी कल मेरे भाई एक और वीडियो के माध्यम से संज्ञा कंप्लीट हो जाएगी। ये 3 टॉपिक हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसी के साथ साथ हम सर्वनाम करेंगे कंप्लीट, उसके बाद और भी आगे ऐसे हम बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, इन सबको कंप्लीट करने के बाद तब मुहावरा, लोकोक्तियां, विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी, एकार्थी शब्द जो भी होते हैं वो सब मैं करवा दूंगा आपको। तो ठीक है मेरे भाई, ये क्लास इतनी ही बड़ी रखूंगा। अगली क्लास अब अगले वीडियो के माध्यम से मिलेगा, तो आप मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करें। आप कहीं भटके हुए हैं या कहीं पढ़ रहे हैं तो बेहतर मेरे भाई, अगर आप बिल्कुल पढ़ रहे हैं मैं कहता हूँ उनके साथ भी पढ़ो, और मेरा भी थोड़ा सा सपोर्ट करके मेरे साथ भी पढ़ो भैया, तो आपको थोड़ा सा मजा आएगा। ठीक है मेरे भाई, सभी भाइयों को धन्यवाद।